बहुत गलत है हुआ कि मेरे को एक भाई की अथी करके और मेरे साथ में शारीरिक शोषण अपने दम पे करवाया था। लेकिन हम थाना कंप्लेन दर्ज करने गए, थाना में कंप्लेन दर्ज नहीं लिया, उल्टा हमारे साथ थाना पारिवारिक मारपीट सब की है और मारपीट भी की और उसके बाद मेरे पे 107 की धारा भी लगा दी। क्या एक पत्रकार ऐसा कर सकता है? तो नहीं, बिल्कुल एक पत्रकार ऐसा नहीं कर सकता है। ये करने वाले आजकल कुछ दलाल हैं जो थाने की दलाली करते हैं, थाने के इर्द गिर्द घूमते हैं और जो थाना कहता है वही अपने खबर में छापने का काम करते हैं। और ऐसे ही लोगों को मदद के नाम पर बरगलाते हैं और बरगलाने के बाद क्या करते होता है कि जो हो गया उसको तुम भूल जाओ और इस बात को कहीं तुम भूल के भी मत कहना और आवाज़ उठाना। अगर आवाज़ उठाएगी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो मेरा ताकत को जानती नहीं है। अभी हम पटना के राजद कार्यालय के पास मौजूद हैं और हमारे बगल में आप एक महिला देख रहे होंगे। ये महिला झारखंड से चलकर बिहार आई है। क्यों आई है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि इनका नाम संगीता सिंह है, जो झारखंड में अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहकर अपना गुजर बसर बहुत अच्छे से कर रही थी। लेकिन अचानक से एक आदमी इनके जीवन में आता है जो इनकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख देता है। क्या कुछ पूरा मामला है वो इन्हीं से जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी जब देवरिया का हत्याकांड हुआ तो लोग कह रहे थे कि यादव जो है ब्राह्मण समाज पे अत्याचार कर रहे हैं, यादव जो है बड़े बड़े कास्ट पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये भूमिहार समाज से आती है और इनको प्रताड़ित करने वाला भी फॉरवर्ड में से ही एक है कि वो जो कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठ होकर अगर कोई इतनी घिनौनी हरकत करे तो जाति बताने पड़ जाता है। भैया वैसे हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है कि जो उन्होंने हरकत की है वो हरकत काफ़ी शर्मनाक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता देवी। अच्छा, झारखंड में कहाँ रहती थी आप? मैं झारखंड में गम्हरिया में रहती हूँ। अच्छा, क्या हुआ आप एक बार शॉर्ट में बताइएगा। मेरे साथ में बहुत गलत है हुआ कि मेरे को एक भाई की अथी करके और मेरे साथ में शारीरिक शोषण अपने दम पे करवाया ताकत के कि मैं एक पत्रकार हूँ। क्योंकि मैं एक कोर्ट में आना जाना करती थी एक केस के द्वारा, उसी बीच में उससे जान पहचान हुआ। मैं बात भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो अपने आप को बोला कि मैं एक मीडिया से हूँ। मेरे बहुत दूर दूर तक के जान पहचान है, जहाँ तक हम चंपाई सुरन से भी हम बैठ उठ रखती हूँ। तुम्हारा हम इंसाफ दे देंगे, बता दो। इसी बीच में मेरे को मेरा एड्रेस लेके मेरा घर आया और मेरे जब घर आया तो आना जाना करता था, मेरे हस्बैंड से भी बातचीत होता था। कुछ हमारे कोई स्कूल में बच्चे लोग को फीस के लेके भी माफ़ करवाया था, मतलब काफ़ी विश्वास हो गया था। भाईचारे से हमारा घर हमेशा आना जाना, मेरा हस्बैंड रहे तो ना रहे तो, हमारे बच्चे रहे तो ना रहे तो आ जाता था। उसके बाद में ऐसे बीच में आने जाना करते करते एक दिन आया तो मिठाई लेके आया और मेरा बेडरूम में बैठा, क्योंकि मेरे एक ही रूम में एक ठो बेड लगा हुआ, उस रूम में बैठा तो मैं चाय बना के ला के दिए। चाय बैठ के बेड में पीने लगा और कुछ मिठाई लेके आया था। वो मिठाई लेके आया तो बोला कि ये माँ का प्रसादी है, तुम इसको खा लो संगीता, सब तुमको ठीक हो जाए। क्योंकि हमको कभी कभी तबीयत का प्रॉब्लम थोड़ा मेरे को चलता था। तो मैं वो मिठाई जैसी खाए कि हमको चक्कर आ गया। चक्कर आया से हम बेहोश होकर उसी बेड पे गिर गए। 1 घंटा तक हमको कुछ नहीं पता चला कि क्या मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, हमको कुछ याद नहीं है। 1 घंटा बाद जब मेरा आँख खुला है तो देखे कि मेरे बेड में बैठ के वो न्यूज़ बना रहा है। तो मैं उससे पूछे कि अभी तक आप अपना घर नहीं गए और मेरे को क्या हुआ था? तो बोल रहा है कि तुम सो गई थी। हाँ बोले हम सोए नहीं थे, हमको जैसे लग रहा है कि आप कुछ मेरे साथ गलत किए हैं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो क्या बोलता है कि जो हो गया उसको तुम भूल जाओ और इस बात को कहीं तुम भूल के भी मत कहना और आवाज़ उठाना। अगर आवाज़ उठाएगी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो मेरा ताकत को जानती नहीं है। इस बात का शिकायत आपने थाने में नहीं किया? वहाँ पे वो समय हम थाना में नहीं किए थे। फिर मेरे को काफ़ी वो परेशान करने लगा तो मैं लास्ट में अपने पति से बताए तो मेरे पति भी उस समय विश्वास नहीं किए कि एक पत्रकार ऐसा नहीं कर सकता है। फिर वो दोबारा एक दिन घर आना जाना करता ही था, अपना धमकी के डर पे आया गया, मेरे घर में आया। और फिर दोबारा संडे का दिन था, हमारे पति दूसरे रूम में बैठे थे, बाल बच्चा वहीं पे नाश्ता दिए थे, शाम का समय था, 5 बज रहा था, ऐसे कुछ का समय था, घर में थे, नाश्ता उधर दिए थे, ये भी आए थे रूम में बैठे। तो मैं चाय ला के इनको बना के दिए तो ये मेरे साथ में गलत करने की कोशिश किया तो मैं हल्ला किए। तो हमारे हस्बैंड, हमारे 16 साल का बेटा, हमारे 13 साल का बेटा सब उस रूम से इस रूम में दौड़ के आया। उस बीच में हाथापाई इनसे मारपीट सब हो गया मेरे घर में। तो हम बाहर वाले को आवाज़ पूरा नहीं लगाएं कि हमारे इज्जत बचाने के लिए कि हमारे 50 को फैमिली गम्हरिया, हमारे मायके परिवार भी हमारे 2 कदम पे रह रहा है तो हमको लोग क्या कहेगा। लेकिन हम थाना कंप्लेन दर्ज करने गए।
थाना में कंप्लेन दर्ज नहीं लिया, उल्टा हमारे साथ थाना पारिवारिक मारपीट सब की है और मारपीट भी की और उसके बाद मेरे पर 107 की धारा भी लगा दिया गया। आपके ऊपर थाना ने 107 का धारा लगा दिया और एसडीओ कोर्ट में जब पूछा गया कि क्यों ये महिला पे 107 की धारा लगा दिया जा रहा है तो बोली कि बिना बुलाए थाना आया था इसलिए। बताइए, थाना में मेरे साथ कुछ होगा तो पहले हम थाने नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? थाना से बुलाएगा तो जाएंगे, मेरे साथ कुछ होगा तो हम अपने जाएंगे थाना। 107 का धारा वो होता है कि अगर आप कहीं पे दंगा फैलाते हैं, अगर आप कहीं पे हल्ला और शोरगुल मचाते हैं जिसकी वजह से वहाँ की स्थिति बिगड़ सकती है तो 107 का धारा लगाया जाता है। जरा सोचिए कि एक महिला अपना दुख भरी कहानी लेकर, अपनी समस्या लेकर थाने जाती है तो उस पर 107 का धारा लगा दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि एक अकेली महिला किसी थाने में जाकर इतना हंगामा कर सकती है कि उस थाने में दंगा भड़क जाए? लगातार ये प्रयास कर रही है थाना में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करने का, लेकिन इनका शिकायत तक वहाँ के थाने में दर्ज नहीं किया जा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक पत्रकार ऐसा कर सकता है? तो नहीं, बिल्कुल एक पत्रकार ऐसा नहीं कर सकता है। ये करने वाले आजकल कुछ दलाल हैं जो थाने की दलाली करते हैं, थाने के इर्द गिर्द घूमते हैं और जो थाना कहता है वही अपने खबर में छापने का काम करते हैं। और ऐसे ही लोगों को मदद के नाम पर बरगलाते हैं और बरगलाने के बाद क्या करते हैं, वो आपने इस महिला के मुंह से सुना जो कुछ की इनके साथ लगातार 1.5 सालों से हो रहा है। हमने उनसे बातचीत भी की, उस व्यक्ति से जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, तो वो कह रहे थे कि आप यहाँ आकर और लोगों से पता कर लीजिएगा, हमने ऐसा नहीं किया है। रह गई बात वहाँ पता करने की और वहाँ की जानकारी लेने की, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनके पास वो सारे पेपर्स हैं, वो सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारे प्रूफ्स हैं जो इनको लगातार प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है। आज से 2 दिन पहले भी इनके घर पर कुछ लोग आते हैं और इन्हें धमकी देकर जाते हैं। इस बात का भी प्रमाण इन्होंने हमें दिया है, जो कोर्ट में भी अगर ज़रूरत पड़े तो ये दिखा सकती हैं। अब आप क्या चाहती हैं ये हमें बताइए। मैं यही चाहती पूरा जनता से कि वो जांच भी आप लोग कर लीजिए, अगर नहीं विश्वास है तो यदि मैं गलत हूँ तो आप लोग जो सज़ा दीजिएगा मैं भुगतने के लिए मंजूर हूँ, लेकिन मेरे को इंसाफ अगर सही हो तो इंसाफ हमको आप लोग से चाहिए, हमको इंसाफ दिलवा दीजिए। क्या धमकी दे रहा था वो, एक बार बताएंगे? धमकी यही देता है कि तुम अभी तक इतना बार लेके आता है क्रिमिनल के, क्योंकि मेरे पास में जो 1-2 फोटो भी दे रहे हैं, सब जांच कर सकते हैं कि कैसा कैसा आदमी को लेकर मेरा घर आया है। कहता है कि तुम्हारे पति को उठवा लेंगे, तुम्हारे बच्चे लोग को उठवा लेंगे, तुम्हारे साथ भी गलत करवा देंगे। जहाँ तक इतना कि जो कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, हमारे 8 साल बेटी तक के धमकी दिया कि उसके साथ भी मैं रेप करवा दूँगी। वो हमारे पति तक के भी बोला था मेरे घर में आके। मैं अपनी बच्ची को भी लेके काफ़ी डरती हूँ। अच्छा, कुछ रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ की बात कर रही थी आप, वो सारी चीज़ें हैं आपके पास? है कि दूसरे एक लेडीज़ के द्वारा मेरे को ये भी बुलवाया जाता है कि तेरे साथ गलत, जो मैं बोलने में भी शर्म लगता है कि कहते हैं कि तेरे साथ सोया भी और तेरे वीडियो बना के रखा है कि तेरे को अश्लील वीडियो बनाने महिला साबित करवा देगा। अच्छा, ये धमकी उस व्यक्ति ने भी आपको दिया कि अगर बताओगे? हाँ, जो उस लेडीज़ बोलती है अपने आप को कि मैं साध्वी, उससे इसको क्या कॉन्टेक्ट है मैं नहीं जानती हूँ, उसके द्वारा मेरे को ये बात को धमकी दिलवाया गया। सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। चलिए, तो ये व्यक्ति जो लगातार 1.5 सालों से इनको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है और पत्रकार का चोला पहनकर खुद को तथाकथित पत्रकार बता रहा है, वो इन्हें धमकी भी दिलवाता है कि अगर तुम ये बात कहीं जाकर कहोगी और हमारे खिलाफ एक्शन लोगी तो हम तुम्हें बदचलन साबित कर देंगे और तुम्हारे जो फोटोज़ और वीडियो हमने लेकर रखे हैं, जो इलीगल और नूड फोटो है, वो हम वायरल कर देंगे। तो ज़रा सोचिएगा कि ये कितना हद तक सही है। बाकी रह गई कानून की बारी, तो इनका जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा, हमारा प्रयास होगा कि कानून से भी इनकी मदद करवाई जाए। और एक बार फिर से कहेंगे, ये महिला झारखंड से चलकर आई है हमारे बिहार में न्याय के लिए। तो भैया, जो लोग कहते हैं कि बिहार में नहीं न्याय होता है, वो लोग ज़रा सोचिएगा कि एक महिला को आखिर ऐसा क्या लगा कि वो झारखंड से बिहार पहुंच गई न्याय के लिए। अभी आप बिहार में आई हैं और आप बता रही थी कि बिहार के नवादा में आपका मायके था। क्या लगता है कि बिहार सरकार, यानी कि जो अभी सरकार है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, वो आपकी मदद करेंगे? मेरे को अपना, देखिए, जन्मभूमि पे, अपना देश पे मेरे को गर्व है कि हमको इंसाफ मिलेगा और वही विश्वास लेके मैं बिहार पहुंची हूँ। चलिए, रोना बंद करिए। तो देखिए, इस महिला को कहीं ना कहीं विश्वास है कि हमारी जो जन्मभूमि बिहार है, जहां नवादा में हमारा घर है, और इस बिहार के जो सरकार है वो हमें न्याय जरूर देंगे। और हमें भी विश्वास है कि जिस प्रकार से यहाँ पे पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलता है, इनको भी न्याय मिलेगा और हमारा पूरा प्रयास होगा कि इन्हें न्याय दिलवा पाए। बाकी आप क्या राय रखते हैं इसकी वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप बेरोजगार हैं,
तो अब घबराइए नहीं, JSMPL के माध्यम से खरीदे फ्लाई एश ईंट बनाने की छोटी या बड़ी मशीनें और लगाएं खुद का अपना उद्योग, वो भी अपने शहर अपने गांव में, जिसके लिए MSME के तहत सरकार आपको देगी लोन के साथ सब्सिडी भी। तो अब शुरू करें अपना खुद का उद्योग और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।